तो मेरे दोस्तों हम उस टॉपिक पर आ चुके हैं जिससे सरल कोई भी चैप्टर नहीं है। और यहाँ पर आप सभी के सामने लिख रहा होगा चैप्टर नंबर 6, लेकिन एक्चुअल में ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है मेरे दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इसके पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से चलता था और इन्वायरमेंटल साइंस था। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन टॉपिक में कोई भी बदलाव नहीं है। और जो भी हम कवर कर रहे हैं वो सिर्फ व सिर्फ आपके नए टॉपिक से चीज़ों को कवर कर रहे हैं। एक भी चीज़ों को हम छोड़ नहीं रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है डाइजेस्टर काजेज एंड हजार्डस। ठीक है, डाइजेस्टर का मतलब क्या होता है, हजार्डस का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम समझाने वाले हैं। तो डाइजेस्टर शब्द फ्रेंच भाषा से संबंधित है। तो डाइजेस्टर जो शब्द है वो फ्रेंच शब्द से लिया गया है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये कौन कौन से शब्दों से मिलकर के बना है? डिस यानी बैड, डिस का मतलब बुरा यानी खराब, और एस्टर यानी तारा। अब इसका क्या मतलब है कि पहले जो आपदाएं आती थी, बहुत भारी भयानक आपदाएं जो आती थी, वो उसका जो कारण था वो ग्रहों से लिया जाता था। तो जब कोई बुरा आपदा आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डाइजेस्टर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो डाइजेस्टर मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आते हैं अगले डेफिनेशन की तरफ कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा डाइजेस्टर की मीनिंग क्या दिया गया। ठीक है, डाइजेस्टर की मीनिंग यानी आपदा की मीनिंग क्या दिया गया। तो जो आपदा है वो अचानक घटित होने वाली एक ऐसी घटना है जो समाज और समुदाय की कार्यप्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। अचानक से बाढ़ आ जाए तो आपके समाज और उसमें रह रहे लोगों की कार्यप्रणाली क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी और उसको गंभीर नुकसान होगा। और इसके कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान का कारण बनती है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ये कहा गया कि जो आपदा है अचानक घटित होने वाली एक ऐसी घटना है जो समाज और समुदाय की कार्यप्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान भी इससे होता है। अब हम आपदा अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार इस डिफिनीशन को समझेंगे। आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई तबाही है। अब चाहे प्राकृतिक कारण से तबाही आए और चाहे आपके मानव निर्मित कारण से तबाही आए, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, और फिर आप सभी का 2014 में आया था केदारनाथ वाला। ठीक है, केदारनाथ, दो वर्ड मैंने लिखा। तो आप सभी का ये मनुष्य से रिलेटेड है क्योंकि ये टोटली मनुष्य ने इसको किया है। और केदारनाथ वाला यानी टोटल प्राकृतिक है। तो आपदा का जो अर्थ कहा जा रहा है किसी भी क्षेत्र में आए, ठीक है, चाहे वो मानव निर्मित आए चाहे वो प्राकृतिक कारणों से आए, अब उससे क्या होगी कि तबाही मच जाएगी, दुर्घटना या लापरवाही, ये कारण मानव जीवन पर्यावरण संबंधी नुकसान को जन्म देते हैं। तो जो भी मानव जीवन पर्यावरण संबंधित जीवन यानी मानव जीवन जहाँ रह रहा है, पर्यावरण मतलब हजारों पेड़ पौधे खराब हो गए, नुकसान हो गया, तो आपदा का अर्थ यही है कि अब वो चाहे मानव निर्मित हो चाहे वो प्राकृतिक हो, इस आने वाली तबाही जो मनुष्य को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उसे हम कहते हैं आपदा। आपदा के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? ठीक है, आपदा के निम्न प्रभाव आपदाओं से हो सकते हैं। जीवन के समान चक्र में गिरावट आएगी। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, कोरोना आया तो कोरोना आने के बाद मेरे दोस्तों जीवन के एक विशाल काय, मतलब जो जीवन का एक सर्किल था उसमें एक विशाल काय चेंज हो गया। लोगों के पास पैसों की कमी होने लगी, जो डेली बेसिस पे काम हो रहे थे वो सब बंद हो गए। तो क्या हुआ, जिससे जान मान, जो प्रयागराज साइड के हैं उन लोगों को भी पता होगा कि क्या हालत हुई थी वहाँ पे लोगों की। और प्रयागराज से लोगों की हालत की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे घाट है उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। मेरी बात को समझ पाया कोई? मनोवैज्ञानिक आघात का प्रारंभ, कानून एवं व्यवस्था का भय, महामारी का भय। तो कोरोना क्या था, एक वैश्विक महामारी थी। इससे कानून व्यवस्था जो एकदम से
चरमरा गई पूरी तरीके से। तो ये आपदा के प्रभाव हैं। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टर, तो हमारे यहाँ सिर्फ नेचुरल डाइजेस्टर के बारे में बताया गया है इस यूनिट के अंदर। यूनिट नंबर 4 के अंदर नेचुरल डाइजेस्टर की क्लासिफिकेशन है, और जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है मेरे दोस्तों, वही कह सकते हो कि आपका मतलब इन्होंने कहा है कि क्लासिफिकेशन बताओ, और फिर उसी में क्लासिफिकेशन में उन्होंने सिलेबस में भी दे दिया है। तो नेचुरल डाइजेस्टर को हम समझ लेते हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक आपदा, ठीक है मेरे दोस्तों, प्राकृतिक आपदा। चलो, तो यह आपदाएं दैवीय या प्राकृतिक प्रदत्त होती हैं, यानी अगर प्रकृति के माध्यम से कोई आपदा आ रही है तो उसे हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे। ऐसी कोई भी सामग्री का भारी मात्रा में हानि पहुंचे प्राकृतिक आपदा कहलाती है। अर्थात प्रकृति या देव के द्वारा दी गई आपदा जिससे भारी जान माल की नुकसान हो तो वो प्राकृतिक आपदा कहलाएंगी। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का क्या हो रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है। जंगलों में आग लग जा रही है, बाढ़ आ रहा है, हिमस्खलन हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, भूकंप आ रही है, ज्वालामुखी आ रही है, सुनामी आ रही है, बादल फट रहे हैं, जैसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार मानव जीवन को प्रभावित कर रही हैं। अभी आपने पंजाब की बाढ़ देखी, केदारनाथ के बारे में हम लोगों ने चर्चा करा, कोरोना वैश्विक महामारी को देखा। तो कोरोना वैश्विक महामारी या प्राकृतिक आपदा का रूप नहीं है, कोरोना वैश्विक महामारी प्राकृतिक आपदा का रूप नहीं है, ये आपका मानव निर्मित आपदा है। जहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टर में नेचुरल डाइजेस्टर और ह्यूमन काज डाइजेस्टर। तो नेचुरल ये सारी चीज़ें हैं, और आपका ह्यूमन जैसे भोपाल गैस त्रासदी, मुंबई में आए सुनामी, ठीक है। तो ये सब क्या है मेरे दोस्तों, ये सब आपके नेचुरल डाइजेस्टर हैं, और कोरोना, भोपाल गैस त्रासदी, ये सब क्या है, ह्यूमन काज डाइजेस्टर है, ठीक है। भारत में और उसके आसपास के बड़े प्राकृतिक आपदाएं, तो ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक आपदाएं जो भारत में हुए हैं, आइए इसको भी जानना बहुत जरूरी है। 1999 में ओडिशा में महाचक्रवात जिससे 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 2001 में गुजरात में आया भूकंप जिससे 20,000 से अधिक लोग मारे गए। 2014 में जम्मू कश्मीर की भीषण बाढ़। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी जिससे 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई, और इसमें हमारे पिताजी भी फंस गए थे, बट किसी तरीके से भगवान ने उन्हें सलामत वापस ले आया 2004 में, ठीक है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डाइजेस्टर इन इंडिया, ठीक है। तो हमारे सिलेबस के अंदर दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डाइजेस्टर ऑफ इंडिया इन इंडिया, लेकिन इसको दिया भी है उन्होंने, जैसे भूकंप दिया है, सुनामी दिया है, तो इन्होंने टॉपिक भी दिए हैं, तो हम टॉपिक को हिसाब से डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे पहला हमारा टॉपिक है भूकंप यानी अर्थक्वेक। यह क्या है, प्राकृतिक घटना है। नेचुरल डाइजेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, नेचुरल डाइजेस्टर है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जिसमें हमें पृथ्वी का कंपन देखने को मिलता है, और पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण वेव उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में पृथ्वी को क्या करती हैं, कंपित कर देती हैं। कोई एक इसका क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है, कोई एक सेंटर होता है। जैसे आपने जो भूकंप है उसको रिएक्टर पैमाना पे नापते हैं, तो भूकंप जब आपका आता है तो आपने देखा होगा, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो वो आपका एक सेंटर बताता है कि सेंटर नेपाल है, कि जो भी आपका सेंटर होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ का जो भी लगभग भूकंप आता है तो सेंटर नेपाली उसमें निकल के आता है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है उसके निकलने से एक वेव निकलती है। ऊर्जा कैसे निकलती है, ज्वालामुखी के फॉर्म में, ठीक है, ज्वालामुखी के फॉर्म में निकलती है, और उससे क्या होता है, एक वेव जनरेट होती है और सभी दिशाओं में वो फैलती है। इन भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर नोट किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है और उसकी तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, ठीक है। और जो भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी, यहाँ आपको
समझाया था मैंने कि आपका एक सेंटर होता है, वहाँ से ही वो एक वेव जनरेट होती है। भूकंप के आने के समय हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए डेफिनेटली। तो भूकंप आने पर फौरन कहाँ पर आ जाएं, खुले में आ जाएं। आप जैसे भूकंप आपको देखने को मिले आप खुले में आ जाइए, ठीक है। अगर आप बिल्डिंग वगैरह में हैं तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें और सीढ़ी से नीचे उतरें। बिजली आदि के तारों से दूर खड़े रहें, जिससे भूकंप आने पे बिजली के खंभे गिरे और आपके ऊपर गिरे, उससे आपकी चोट आ गई, ठीक है। अगला हमारा आता है टी सुनामी, ठीक है। तो हम समझेंगे कि भैया सुनामी है क्या, ठीक है। तो सुनामी की परिभाषा है बंदरगाह की तरंगे। क्या, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सुनामी की परिभाषा है कि बंदरगाह की तरंगे, अर्थात अर्थात मेरे दोस्तों, समुद्र तल में हलचल, भूकंप दरार, प्लेट हिलने के कारण सुनामी की बेहद खतरनाक तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब भूकंप में दरार, भूकंप की वजह से क्या है कि दरार, और प्लेट्स के कारण ही भूकंप जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो भी आपके अंदर प्लेट्स हैं, और समुद्र तल में जो हलचल है उसके कारण आपका क्या आता है, सुनामी, ठीक है। इसमें लहरों की जो गति होती है वो लगभग 400 किलोमीटर पर आवर्स होती है, और लहरों की ऊंचाई जो होती है वो लगभग 15 मीटर होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अटलांटिक ओशियन की, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, आप सभी नेवी की वीडियोस वगैरह अगर देखते होंगे, ठीक है, जिसे हम नॉर्थ सी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ सी। तो अटलांटिक ओशियन अर्थात नॉर्थ सी में हमेशा 10 मीटर 15 मीटर का वेव जनरेट होता है। 10 से 15 मीटर का वेव जो है हमेशा जनरेट होता रहता है। यानी आपके पूरे डेक पर जो भी मर्चेंट नेवी की शिप चलती है उसके पूरे डेक पर हमेशा पानी ही पानी रहता है। अब आप लोग कहोगे कि वो सेफ़ रहता है कि नहीं, बिल्कुल वो सेफ़ रहता है, ठीक है। बाकी आज के समय में टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है इतनी अच्छी कि हर चीज़ें पॉसिबल हैं। तो जो लहरों की ऊंचाई है वो 15 मीटर से अधिक हो सकती है, ठीक है। और सुनामी के कारण भारी जन धन की हानि होती है, ठीक है। आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तट, बंदरगाहों, मानव बस्तियों को ये नष्ट कर देती है। अब जहाँ पर 10-15 मिनट मीटर की वेव होगी और 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लहर चल रही होगी, तो वहाँ के जो आसपास के इलाका होगा वो क्या होगा, वो उस मानव बस्ती को नष्ट कर देगा। आइए टू टी सुनामी का हम मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। सुनामी से बचाव के लिए एक जीवन रक्षा किट बना लो जिसमें खाना, पानी, दवाइयाँ आदि रखा जा सके। सरकारी चेतावनी, मौसम विभाग की चेतावनी को आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें। अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है मेरे दोस्तों कि अगर कहीं पे भी सुनामी आने वाली होगी तो डेफिनेटली मौसम विभाग आपको अलर्ट कर देगा। सुनामी आने से पहले समुद्र का पानी कई मीटर पीछे चला जाता है। जब ज्वार भाटा आता है तब भी समुद्र का पानी कई मीटर पीछे चला जाता है। पशु पक्षी का जो अजीब बिहेवियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लग रही है इसमें। आपके पशु पक्षी का जो अजीब बिहेवियर होता है वो किसी भी आपदा का संकेत पहले ही दे देता है। अगला हमारा है फ्लड, जिसे हम कहते हैं बाढ़, ठीक है मेरे दोस्तों। भूकंप की तरह आप भी बाढ़ से परिचित हो। टी सुनामी से मान लो नहीं परिचित है कोई, लेकिन बाढ़ से हर एक कोई परिचित है। किसी स्थान पर जब अचानक ढेर सारी बारिश हो जाए या आपका बादल फट जाए तो पानी जगह जगह पर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऐसी स्थिति में सड़कें, रास्ते, खेत, नदी, नाले सभी भर जाते हैं, ठीक है। जब अचानक ढेर सारी बारिश हो जाएगी या बादल ही डायरेक्ट फट गया तो हर जगह पे पानी पानी भर जाएगा, और जब आपका पानी पूरा घर के अंदर भर जाएगा, ठीक है, और पानी घरों में भर जाएगा तो जीवन क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। इस स्थिति को क्या कहते हैं, बाढ़। फिर खाना पीना, बनाना, खाना, ये सब नसीब ही नहीं होता। बाढ़ आने पर निचले घरों में रहने वाले लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। फसलों को बहुत नुकसान होता है। अधिक बाढ़ के पानी से पशु पक्षी पानी में डूबकर मर जाते हैं। 2005 में मुंबई में आई भयानक बाढ़ में 5,000 से अधिक लोग मारे गए। तो 2005 का जो समय था मुंबई में बाढ़ आने से, वो 5,000 से अधिक लोग उसमें मारे गए थे। अगला है बाढ़ आपदा प्रबंधन, ठीक है। बाढ़ से बचने के लिए ऊंची सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। अगर जब बाढ़ हो रही है तो आपको वहाँ का अपना घर द्वार छोड़ करके, भाई जीवन तो जरूरी है ही, तो हमको ऊंची जगह पर जाना चाहिए। बाढ़ में बिजली का मेन स्विच हमेशा बंद रखें।
गिरे हुए बिजली के तार से दूर रहें। तो ये है बाढ़ का प्रबंधन। अगला है हमारा अकाल पड़ना, सूखा। ठीक है, अगला हमारा है ड्राट, अकाल पड़ना या सूखा पड़ना। मान लो गर्मी का महीना हो और कई महीनों तक बारिश ना हो किसी स्थान पर। ठीक है, किसी स्थान पर कई महीनों तक, सालों तक कोई बारिश नहीं होती, तो जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल जहाँ से आप पंप से पानी निकालते हो, तो उसका क्या हो जाएगा, स्तर गिर जाएगा, भूमिगत जल का स्तर गिर जाएगा, जिससे कृषि बुरी तरह प्रभावित होती है। पालतू पक्षियों मनुष्यों के लिए पेयजल संकट हो जाता है, जिसके कारण पशु जानवर मनुष्य मर जाते हैं। तो सूखा के कारण कुपोषण, भुखमरी, महामारी जैसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। भूजल अत्यधिक अगर जब खर्च हो जाएगा, वनों की अंधाधुंध कटाई, वाटर साइकिल का नष्ट होना आदि सूखा पड़ने का कारण है। तो अभी फिलहाल के लिए तो हमें सूखा का कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब सिस्टम थोड़ा बदल चुका है। बट अगर वाटर साइकिलिंग नहीं हो रही है, यानी आप पानी को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं और फिर से वाष्प बन के ऊपर नहीं जा रहा है, अंधाधुंध कटाई कर रहे हो वनों की, ठीक है, और आप पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, तो ये सब सूखा पड़ने का आने वाले कुछ सालों, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद नौबत आ सकती है। तो अभी से ही इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ा जा रहा है कि पानी को सुरक्षित रखें। ड्रॉट सोल्यूशन, तो वर्षा के जल का संचरण टैंकों और प्राकृतिक जलाशयों में करना चाहिए। अशुद्ध जल को हम क्या करें, प्योरीफाई करें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, सीमित पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये है हमारा सूखा का सॉल्यूशन। अगला है लैंडस्लाइड, जिसे हम कहते हैं भूस्खलन। ठीक है, अब ये पहाड़ी इलाका पर होता है भूस्खलन। ठीक है, तो अगर आप सभी पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ पे ये बरसातों में भूस्खलन की समस्याएं बहुत दिखती हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से प्राकृतिक आपदा ही है। ठीक है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन के अंतर्गत पहाड़ी, पत्थर, चट्टान, जमीन खिसकना, ढहना, गिरना, मिट्टी का बहना जैसी घटनाएं होती हैं। भूस्खलन के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके पहाड़ से पत्थर टूटा, कहीं पर जमीन खिसक गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, धंस गई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऊपर से मिट्टी गिर गई। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं जो है भूस्खलन को बताती हैं। ये छोटी से छोटी और बड़ी मात्रा में हो सकता है। छोटे भूस्खलन में छोटे छोटे पत्थर नीचे की तरफ गिरते हैं। बड़े भूस्खलन में पूरी की पूरी पहाड़ी ही नीचे गिर जाती है, जिससे जान माल जन धन की हानि होती है। ये भारी बारिश, भूकंप, धरातली हलचल, मानवीय कार्यों जैसे पहाड़ों पर पेड़ों की कटाई, चट्टानों को काटकर सड़क घर बनाना, पाइप में रिसाव से होता है। तो भूस्खलन बहुत सारी समस्याएं हैं, उस कारण होता है। चट्टानों को काटना, चट्टानों को काट कर घर बनाना, सड़क बनाना, और भूकंप, भारी बारिश, ठीक है, तो इस कारण भूस्खलन होता है। अगला है भूस्खलन का प्रभाव, कि भैया क्या क्या प्रभाव हो सकता है। भूस्खलन होने पर फौरन उस स्थान को छोड़कर निकल जाना चाहिए और अपने साथ में सेफ्टी किट ले लीजिए। रेडियो टीवी पर मौसम की जानकारी लेते रहें, इससे भूस्खलन का कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि भूस्खलन होगा, बारिश तो होगी, पता थोड़ी है कि भूस्खलन होगा बारिश में। अपने घर के आसपास की जगह को नियमित जांच करते रहिए कि कहीं दरारें वगैरह तो नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब आते हैं बिजली गिरना। मुझे लगता है कि सभी ने बिजली गिरते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुना तो जरूर होगा। ठीक है, बिजली बारिश के मौसम में जमीन पर गिरती है। आसमान में विपरीत दिशा में जाते हुए बादल, ये जो दो बादल हैं, ये आपके हवा की वेग से चल रहे हैं। ठीक है, और अब ये दोनों क्या हुए, आपस में टकरा गए, तो क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है, घर्षण। ठीक है, और इससे ही बिजली पैदा हो जाती है जो ज़मीन पर गिरती है, क्योंकि वो ढूंढती है न्यूट्रल। ठीक है, और जो ज़मीन पर आती है, आसमान में किसी तरह का कोई कंडक्टर होता नहीं, और इसलिए बिजली कंडक्टर की तलाश में क्या करती है, ज़मीन पर पहुंच जाती है। और जब ज़मीन पर पहुंचती है और कोई रहता है, ठीक है, तो बस उसी को पकड़ लेती है, क्योंकि वो एक अच्छा कंडक्टर हो सकता है उसके लिए। बारिश के मौसम में बिजली के खंभों के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। मूसलाधार बारिश में बिजली गिरना तय है, हर साल सैकड़ों लोग बिजली गिरने से मरते हैं। तो हमेशा अपने रूम के अंदर रहिए, जिससे क्या नाम है, आप सुरक्षित रहें। और इसका उपाय है कि आप कंबल वगैरह ओढ़ के रहें। ठीक है, पानी में ना नहाएं, फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, धातु की वस्तुओं से दूरी बनाकर रखें,
बिजली के खंभों पेड़ों से दूर रहें। ठीक है, चलिए अब हमारा एक और आता है थंडर स्टॉर्म। ठीक है, एक टॉपिक और है इसके अंदर, थंडर स्टॉर्म, जिसे हम कहते हैं तीव्र वायुमंडलीय तूफान। क्या कहते हैं? तीव्र वायुमंडलीय तूफान। और आपके मोबाइल में मैसेज आता रहता है थंडर स्टॉर्म का। ठीक है, तो इसमें भैया होता क्या है? ठीक है, ये एक तीव्र वायुमंडलीय तूफान है जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है मेरे प्यारे साथियों बिजली, ठीक है, बिजली की चमक और गर्जना के साथ, बिजली की चमक और गर्जन के साथ भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है। इसी को कहते हैं थंडर स्टॉर्म। ठीक है, क्या? थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म के बारे में आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारी बारिश, तेज हवा, बिजली गिरना। ठीक है, सावधानियां वही हैं कि खुले मैदान में न रहें, पेड़ों के नीचे न रहें, बिजली वगैरह से दूर रहें। तो ये है थंडर स्टॉर्म के बारे में। मैं कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ उसको समझाने से, तो आप इजीली वायुमंडलीय तूफान के बारे में आज के समय से रिलेटेड कर रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे डाइजेस्टर मैनेजमेंट के बारे में, और उसके में भी 2 पार्ट हैं, तो हम बहुत ईजिली कवर करेंगे और आप सभी को चीज़ें समझाएंगे। कैसे हैं मेरे दोस्तों? एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में एंड एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों यूनिट नंबर 5 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, जिस यूनिट का नाम है डाइजेस्टर मैनेजमेंट। अभी हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टर के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर फ्लड था, सुनामी था, ठीक है, भूकंप था। तो अब उन्हीं डाइजेस्टर का मैनेजमेंट करने की बहुत सारी स्ट्रेटजी है और बहुत सारे टेक्निक हैं। तो आपके इस यूनिट के अंदर उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि ये 2 पार्ट में डिसाइड है। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो हमारा जो पार्ट 1 है मेरे दोस्तों, उसके अंदर हमको फ्रेमवर्क पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्रेमवर्क। और दूसरे पार्ट के अंदर पढ़ना होता है डाइजेस्टर मैनेजमेंट। तो आइए हम पहले फ्रेमवर्क को पढ़ते हैं। पहले फ्रेमवर्क के अंदर है योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर अ सेफर वर्ल्ड। क्या? योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर अ सेफर वर्ल्ड। तो पहले हम योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर अ सेफर वर्ल्ड 1990 के ठेठ भाषा में कुछ चीज़ों को हम समझते हैं। ठेठ भाषा का मतलब जनरल चीज़ें इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, ये आपके जो भी नेचुरल डाइजेस्टर यानी प्राकृतिक आपदा, ठीक है, मैं जो ध्यान से बोलता चलूँगा उसको सुनते चलोगे, थ्योरी बनाकर लिखने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो जो भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसका एक अंतर्राष्ट्रीय योजना है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योजना है। किस प्रकार की योजना है मेरे दोस्तों? उस चीज को कम करने के लिए। जब कोई आपदा आता है तो उसको हम कैसे निपटारा करें, हम कैसे अपने होने वाले नुकसान को कम करें। ठीक है, नुकसान को हमको क्या करना है? नहीं होने देना है। उस चीज को कम करने के लिए एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की गई, यानी वर्ल्ड पर मीटिंग हुई। ठीक है, वर्ल्ड मीटिंग हुई। ठीक है मेरे दोस्तों, अब वर्ल्ड मीटिंग हुई, ये कहाँ पर हुई मेरे दोस्तों? ये जापान में हुई। जापान में कहाँ हुई? योकोहामा में, योकोहामा शहर में हुई। ठीक है, जो जापान के योकोहामा शहर में इसकी मीटिंग हुई। ये कब से कब हुई? ये 1994 से लेकर के 1999 तक हुई। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम जो भी प्राकृतिक आपदा हो रही है, ठीक है, चाहे वो आपका बाढ़ आए, चाहे वो भूकंप आए, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, इन सब से जो भी मानव क्षति हो रही है, ठीक है, मानव क्षति जो होती है, ठीक है मेरे दोस्तों, उस चीज को क्या करना है हमको?
कम करना है इस स्ट्रेटजी के अंदर, और हमको ऐसे नियम लागू करने हैं जिसकी वजह से हमारा जो भी मृत्यु दर है, मृत्यु दर यानी जो लोग मरने की जो दर है वो कम हो, ठीक है, कम नुकसान हो, मृत्यु दर कम हो, नुकसान कम हो। तो ये आपका है योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर अ सेफर वर्ल्ड, यानी एक ऐसा स्ट्रेटजी जो हमें सेफ रखे, आपदा को क्या करे, मतलब जो आपदा का जोखिम है वो कम करे, ठीक है, आपदा का रोकथाम में मदद करे, आपदा के रोकथाम में मदद करे, रोकथाम में मदद करे, ठीक है, क्लियर बात है। और अगर आपका कोई गरीब देश है, ठीक है, गरीब देश है मान लो, तो वो कोई जो अच्छा देश है वो उसको क्या कर सकता है, हेल्प करेगा, ठीक है, ऐसा कोई टेक्निक यहाँ पे बनाया गया है। तो ये है योकोहामा स्ट्रेटजी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि योकोहामा स्ट्रेटजी के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए हमारा एक टेक्निक बनाया गया है, ठीक है भैया। आइए इसके अंदर की थ्योरी को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जोखिम न्यूनीकरण, यानी आपदा का जोखिम जो होता है, रिस्क होता है, वो कम से कम हो, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNDR, ठीक है, दिसंबर 1990 में आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जैसा कि मैंने बताया एक योजना बनाई गई जो है योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर सेफर वर्ल्ड, और ये आपके संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अंतर्गत ये मीटिंग को संपन्न किया गया। जापान के योकोहामा शहर ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी की, मेजबानी करने का मतलब वहाँ पे सम्मेलन हुए, और उल्लेखनीय लोगों में से एक सुरक्षित दुनिया के लिए योकोहामा रणनीति है। तो सुरक्षित दुनिया को बनाने के लिए योकोहामा रणनीति को अपनाया गया, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसके अंतर्गत इस रणनीति ने प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय उपाय, तैयारियां, अंतर्राष्ट्रीय तैयारियां, सहयोग के महत्व पर जोर दिया। तो मुझे आशा है कि योकोहामा स्ट्रेटजी जब आएगा तो आप इसमें अच्छी तरीके से चीज़ों को लिख पाओगे। इसके अंदर आप ये भी एक टॉपिक ऐड कर पाओगे, ठीक है, कि आपके शिक्षा और जागरूकता को भी बढ़ाएगा। ये इस स्ट्रेटजी से शिक्षा और जागरूकता भी लोगों के अंदर बढ़ेगी। क्लियर बात है भाई। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले पे, ठीक है। ये है मेरे प्यारे साथियों द ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जिसका नाम है HFA। यहाँ पे इसको थोड़ा सा H कर लो, H, ये हो गया H, ठीक है। HFA ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ठीक है। ये कब से कब तक हुआ? ये मेरे दोस्तों हुआ 2005 से 2015 तक। कब तक? 2015 तक। तो ह्यूगो, ठीक है, ये ओ है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक शहर है। क्या है मेरे दोस्तों? ये एक शहर है। किसका शहर है ये मेरे दोस्तों? ये जापान का एक शहर है। जापान के एक शहर ह्यूगो, ठीक है। ह्यूगो में आपका क्या हुआ? जैसा कि ऊपर हुआ था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यानी वर्ल्ड की मीटिंग, ठीक है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ। किसको लेकर के हुआ? आपदा से निपटने के लिए। आपदा से निपटने के लिए एक मीटिंग हुआ जो कि जापान के ह्यूगो शहर में हुआ, ठीक है मेरे दोस्तों।
इसका काम क्या है, सेम इसका भी काम है। क्या है इसका सेम मेरे दोस्तों काम, इसका भी उद्देश्य है कि मानव जीवन संपत्ति पर्यावरण ठीक है, पर्यावरण की हानि को रोकना, ठीक है, की हानि को रोकना। तो ये भी आपका होगियो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ठीक है। चलिए तो इसके अंदर पढ़ते हैं। जो होगियो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 जो है से लेकर के 2015 तक चला था, ये जापान के होगियो में आयोजित आपदा न्यूनीकरण यानी आपदा को कम करने पर विश्व सम्मेलन के दौरान अपनाया गया एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके दौरान एक वैश्विक समझौता था। फ्रेमवर्क ने 2005 से 2015 तक अगले दशक तक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किए, यानी आने वाले समयों में जो भी आपदा होगा उसको लेकर के एक टेक्निक बताया गया। इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है आपदाओं के लिए राष्ट्रों और समुदायों के लचीलेपन का निर्माण करना। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी आपदा आती है तो हमारे राष्ट्र यानी देश और देश के अंदर रहे लोग यानी समुदाय का फ्लेक्सिबल तरीके से निर्माण करना, यानी उन लोग को बचाना। यानी हमें मानव जीवन, उनकी संपत्ति, पर्यावरण सब की हानि को रोकना है। HFA यानी होगियो फ्रेमवर्क ने राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई के लिए प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। विकास योजना में आपदा जोखिम में कमी को एकीकृत करने और बहुहितधारक या बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। कहने का इनका ये मतलब ये है कि जो भी नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कार्रवाई है उसको करने का HFA ने आदेश दिया, और जो भी उसके अंतर्गत विकास हो उसको करो। आपदा जोखिम में कमी हो उस चीज़ को क्या करो, इकट्ठा करो, और जो भी बहुत सारे क्षेत्र वाले लोग हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, उनकी जो दृष्टिकोण है उस पर काम करने का, रिस्क का दृष्टिकोण है उस पर काम करो कि यहाँ पर ज़्यादा रिस्क है, यहाँ पे कम रिस्क है, उसके ऊपर ध्यान दो। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने है, ठीक है, मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। रिस्क में कमी करो, किस चीज़ का रिस्क, डाइजास्टर का, डाइजास्टर रिस्क कम करना इनका काम है। ज्ञान, शिक्षा, जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। और प्रिपरेशन करना किसके लिए, आपदा के लिए, प्रिपरेशन फॉर आपदा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसका, आपका होगियो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ठीक है। अब इनमें महत्व पर जोर दिया। उसके बाद हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए 5 प्राथमिकताओं की पहचान इन्होंने दी, ठीक है। HFA ने कार्रवाई के लिए 5 प्राथमिकताओं की पहचान की सुनिश्चित करने की कार्यान्वयन के लिए मजबूत आपका ससंगत आधार के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय प्राथमिकता है। यानी इनकी पहली प्राथमिकता में ये बताया गया, ठीक है, कि पहले जो भी डाइजेस्टर रिस्क है वो हमारे राष्ट्र के लिए प्राथमिकता है कि हमारे राष्ट्र में डाइजेस्टर कम हो। दूसरा, आपके आपदा जोखिम की पहचान करें, आकलन करें, उसकी निगरानी करें और पूर्व को चेतावनी को बढ़ाएं, यानी अगर आपदा आ रहा है तो उसकी चेतावनी को बढ़ाएं। सभी स्तर पर इफेक्टिव प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारियों को मजबूत करें। जैसे मान लो सुनामी आ रही है तो उस तैयारियों को मजबूत करें कि हमको कैसे लड़ना है। अब आता है हमारा सेंडई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। क्या, सेंडई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जिसका नाम है SDGs, ये चला 2015 से 2030 के बीच के लिए है। किसके लिए है मेरे दोस्तों, ये है
2015 से 2030 के लिए, जिसका नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। यानी एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई है कि पहले क्या लागू हुआ मेरे दोस्तों, पहले लागू हुआ योकोहामा, योकोहामा लागू हुआ। उसके बाद क्या लागू हुआ, होग्यो फ्रेमवर्क। फिर इसके बाद क्या लागू हुआ, सेंडई। अब ये कब तक चलेगा, 2030 तक। इसके बाद फिर कोई सेफर वर्ल्ड लागू होगा तो वो आगे वाले सब्जेक्ट में पढ़ोगे, है ना। तो तीसरा अभी चल रहा है हमारा सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डाइजेस्टर रिस्क। अब ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो जापान में ही आयोजित हुआ। और जापान में कहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक है, जापान में आयोजित हुआ मेरे दोस्तों सेंडई शहर में। किस शहर में, सेंडई शहर में। थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर इस सिस्टम को अपनाया गया जिसका नाम है सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डाइजेस्टर रिस्क, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ठीक है, जिसका नाम है SDGs, ठीक है। इनका भी काम वही है जैसा कि मैंने ऊपर बताया, बार बार उस चीज को लिखना कोई भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यानी जो भी मानव आपदा हो रहे हैं उसकी पर्यावरण की हानि को कम करना है, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, मृत्यु जो हो रही है, आर्थिक नुकसान जो हो रहा है उसको कम करना, देश की आपदा प्रबंधन, आपदा जो मैनेजमेंट टेक्निक है उसको मजबूत बनाना। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है। क्या मेन ऑब्जेक्टिव मेरे दोस्तों, कि आपदा मैनेजमेंट को मजबूत बनाना, ठीक है। क्लियर बात है भाई। चलिए, तो इनकी भी कई सारी प्रायोरिटी थी, ठीक है। आइए हम एक एक प्रायोरिटी को समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इस हम थ्योरी को समझेंगे। अगर मैं देखो तो यहाँ पर प्रायोरिटी लिखी हुई है, ठीक है। पहला है प्राथमिकता, यहाँ पे प्रायोरिटी लिखी हुई, आपदा जोखिम को समझना। पहले हमारा काम है इनकी आपदा जोखिम को समझना, ठीक है। उसके बाद आपदा जोखिम के प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम प्रशासन को मजबूत करना। यानी कुल मिला जुला के ये गवर्नमेंट की बात कर रहा है, यानी गवर्नमेंट इस चीज को लेकर के मजबूती से पेश आए। उसके बाद 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर को काफी हद तक कम करना। यानी 2030 तक डेटा जब निकलेगा तो कितने लोग आपदा से मरे, इस चीज को कम करना है। और इनकी प्राथमिकता में एक और प्राथमिकता थी मेरे दोस्तों, वो ये थी, आपदा खत्म हो गई, आपदा के खत्म होने के बाद बेहतर निर्माण करना, बेहतर निर्माण करना। यानी आपका आपदा खत्म हो गया तो बेहतर पुनर्निर्माण करो। यानी अब जब दोबारा अगर कुछ ऐसा होता है तो एकदम से बढ़िया होना चाहिए। तो यहाँ पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 एक अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट है जिसे संयुक्त राष्ट्र UN के सदस्य देशों द्वारा 14 से 18 मार्च 2015 के बीच सेंडई जापान में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया। अभी मैंने आप सभी को बताया कि जो 2015 के बीच में 14 से 18 मार्च के बीच में एक आपदा सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो उसमें ये चीज को अपनाया गया, इसका समर्थन जो है किया गया। जून 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह होग्यो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन का उत्तराधिकारी समझौता है। यानी कहने का मतलब यह है कि होग्यो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को खत्म किया गया और उसके बाद हमारा लाया गया सेंडई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ठीक है भैया। जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अब तक का सबसे व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, यानी डाइजास्टर मैनेजमेंट का अब तक का सबसे व्यापक समझौता है और 2030 तक का यह कॉन्ट्रैक्ट है।
इसका जो प्राथमिक लक्ष्य आपदाओं के लिए राष्ट्रों और समुदायों के लचीलेपन का निर्माण करना है। यानी हमारा काम एकदम से परफेक्ट होना चाहिए राष्ट्र को लेकर के और राष्ट्र के लोगों को लेकर के, देश की आपदा मैनेजमेंट को मजबूत बनाना, ठीक है, इनका काम है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे आता है पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस इन इंडिया, ठीक है। क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आपका है ये प्रीपरेडनेस, ठीक है, प्रीपरेडनेस, ठीक है, एंड रिस्पांस इन इंडिया, ठीक है। अब आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइन, ठीक है। पहला इसके अंदर आता है, इसके अंदर जो पहला आता है वो आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस, अर्थात इसको हम कहते हैं NDMA गाइडलाइन। क्या कहते हैं? NDMA गाइडलाइन। फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है याद होना, फुल फॉर्म नहीं याद रहेगा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर पता चल जाएगा कि भैया ये तो बनाकर ही लिखने वाला है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अब NDMA को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये सब फॉर इंडिया है, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के लिए वैलिड रहेंगी। किसके लिए? इंडिया के लिए हैं। अभी तक जो आप लोग स्ट्रेटजी पढ़ रहे थे वो सब के लिए था, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट की, इंडिया की, यानी जितनी भी गाइडलाइन है ये सब इंडिया के लिए वैलिड है। और ये आप स्ट्रेटजी नहीं पढ़ रहे हो, कोई आप स्ट्रेटजी बनाते हो तो उसको सही तरीके से चलाने के लिए गाइडलाइन होना चाहिए कि ये इस तरीके से चलेगा, ये इस तरीके से चलेगा, तो ये गाइडलाइन है ये, ठीक है मेरे दोस्तों। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये गाइडलाइन है NDMA। चलो तो हम उसी गाइडलाइन को यहाँ पे समझ रहे हैं, तो आइए NDMA को पहले हम समझते हैं। हर टॉपिक की भांति इस टॉपिक के कुछ पहले की पॉइंट को समझेंगे, फिर हम अंदर के मैटर को समझेंगे। इसका जो एंट्री हुई थी वो कैसे हुई थी? वो हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसकी एंट्री हुई थी, ठीक है। ये आपका उच्च तो लिखना ठीक नहीं है, यहाँ पे सर्वोच्च लिखना पड़ेगा। ये सर्वोच्च सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट की सर्वोच्च सरकारी संस्था है NDMA गाइडलाइन, ठीक है। तो ये क्या करता है एक्चुअल में NDMA? ये करता है मैनेजमेंट, किस चीज को लेकर के? आपदा से लड़ने के लिए मैनेजमेंट करता है, ठीक है। और कौन से आपदा के लिए करता है मैं ये भी बता देता हूं। ये दोनों तरीके के आपदाओं के लिए है, प्राकृतिक और मानव निर्मित, दोनों प्रकार की आपदाओं के लिए मैनेजमेंट बनाता है, योजना बनाता है और रूल्स बनाता है, ठीक है। 2005 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुआ, ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? PM होता है। तो आपके PM कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसके बारे में इतना की पॉइंट था। अब कार्य तो आप लोगों को पता है कि कोई सा भी प्रबंधन करने का मतलब कि हमें नई नीतियां लागू करना, नया दिशा निर्देश देना, राष्ट्रीय
जो भी आपदाएं आएंगी मतलब उनसे निपटने के लिए, ठीक है। और जो भी स्टेट हैं उनको भी आपदा से बचने के लिए रूल रेगुलेशन लागू करना, आपदा जोखिम कम करने के टेक्निक को बताना, ठीक है। और राहत बचाव कार्य सामग्री गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना, ये सब काम है इनका एनडीएमए का। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के गाइडलाइंस विभिन्न देशों के अपने अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, हम लोग सिर्फ इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं। एनडीएमए प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी ये क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, प्लानिंग करता है, रूल्स बनाता है और गाइडलाइन देता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना हुई। राज्य और जिला स्तर पर सक्षम वातावरण का निर्माण किया गया। यानी ये आपके राज्य और जिला स्तर यानी पूरे ओवरऑल इंडिया के सभी राज्यों और जिलों के लिए एक उत्तम वातावरण डिजास्टर को लेकर के बनाने के लिए किया गया। भारत सरकार प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं द्वारा होने वाले नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय संकल्प को प्रोत्साहित करता है। यानी इंडिया गवर्नमेंट जो भी हमारी आपदाएं हैं उस चीज को ये कम करेगा और उसमें ये एनडीएमए आपका काम करेगा। तो इसके काम क्या क्या हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृत देना, यानी कोई सा भी अगर मैनेजमेंट हमारी गवर्नमेंट बताती है तो उसको स्वीकृत देगा ये। आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां तैयार करना, राष्ट्रीय योजना के अनुसार विभाग द्वारा बनाई गई योजना को स्वीकृत करना, यानी कोई सा विभाग अगर कोई योजना बनाती है तो उसको स्वीकृति दे देंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट संस्थान की कार्य पद्धति हेतु नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करना। तो प्लानिंग करना और दिशा निर्देश इनको देना इनका काम है। अब आता है अगला, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। क्या? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। यहां पे हाईलाइटर चला देता हूं। चलिए, तो देश में होने वाली आपदाओं की समस्या से निपटने के लिए 23 सितंबर 2005 को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को लागू किया गया। एक्ट 2005 को लागू किया गया। तो कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होगा तो वो काम क्या करेगा मेरे दोस्त? वो एक ही काम करेगा। क्या काम करेगा आप बताइए खुद से। आपदा अगर आएगी तो उसका क्या करेगा? ये रोकथाम करेगा। आपदा का क्या करेगा? ये रोकथाम करेगा, ठीक है। तैयारी करेगा, राहत की तैयारी, ठीक है, राहत की तैयारी कराएगा, ठीक है। सुरक्षित लोगों को, ठीक है, पुनर्वास यानी कहीं पर लोगों को शिफ्ट करेगा ले जा करके, ठीक है। क्लियर बात है। योजनाओं के विकास और अन्य संबंधित मुद्दों सहित आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इसे लागू किया है। तो अब हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम के उद्देश्य को समझ लेते हैं कि इनके उद्देश्य क्या है 2005 अधिनियम के, ठीक है। तो देखिए, सबका उद्देश्य सेम है। एक बार सबका उद्देश्य याद कर लो। एक का उद्देश्य सब में वही लिखना। मैं ये आप सभी से डायरेक्टली कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस अधिनियम का लक्ष्य प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आपदाओं की स्थिति में देश के लिए एक कुशल आपदा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना, इसमें क्षमता निर्माण, राहत के उपाय जैसी चीज़ें शामिल करना। तो कुल मिला जुला के आपकी जो आपदा आएगी उसमें हमको कैसे राहत पाना है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, और आपके खान पीन की सामग्री, रहने की सिस्टम, इन सब चीज़ों को इस अधिनियम के तहत देखा जाता है। अगला आता है नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009। 2009 के नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की आपके ऐसी कोई पॉलिसी बनाई इन्होंने 2009 में कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के एक पॉलिसी तैयार की गई, यानी एक नीति तैयार की गई। तो इसके अंदर क्या क्या होता है उस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। तो चाहे पॉलिसी हो चाहे स्ट्रेटजी, सबका काम एक ही है मेरे दोस्तों, कि आपका जो भी आपदा आएगा, ठीक है, जो भी आपदा आएगा, अब आपदा के रूप में बहुत सारे आपदा हैं। अब वो चाहे भूकंप आए,
चाहे बाढ़ आए, चाहे कोरोना वैश्विक महामारी आ जाए, ठीक है, तो इन सब के प्रभाव को कम करना है, ठीक है, प्रभाव को कम करना है, ठीक है, उससे लड़ने की तैयारी करना है, यानी उसमें हमको मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अब आपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अभी आपने पढ़ा, ठीक है, ये 2009 वाला जो बना है ये 2005 के आधार पे बना है। फिर से सुनना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है वो पॉलिसी 2009 के अंतर्गत 2005 वाली जो है 2005 वाले के आधार को मानते हुए 2009 की पॉलिसी को लाया गया, ठीक है, क्लियर बात है। तो हमारा इसमें यही है कि हमको एक सही मैनेजमेंट का काम करना है, हमें रोकथाम करना है, ठीक है, हमें पुनर्वास करना है, ठीक है, पुनर्वास करना है यानी कहीं एक जगह पे शिफ्ट करना है, ठीक है, और आपके सुरक्षा को ध्यान में रखना है कि लोग सुरक्षित रहें, मृत्यु दर कम हो, ठीक है, जनहानि, मानहानि, ठीक है, ये सब बहुत कम हो। तो ये सब हमारा नेशनल पॉलिसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2009 के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन नीति, ठीक है, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति NPDM, ठीक है, इसका नाम है NPDM 2009। तो अगर NPDM 2009 आ जाए तो ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ अलग आ गया, ठीक है। समन तैयारी एवं प्रतिक्रिया संस्कृत के जरिए समग्र अग्रसरीय बहु आपदा केंद्रित एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित रणनीति विकास करके सुरक्षित एवं आपदा से निपटने में सक्षम भारत के निर्माण की कल्पना करती है। राष्ट्रीय प्रबंधन नीति 2009 क्या करती है कि आपके सांस्कृतिक तरीके से क्या मतलब है मेरे दोस्तों, आपका जो कल्चरल एक्टिविटी है उसके जरिए और जो आपका एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके जरिए जो भी आपदा आ रहा है उसको प्रौद्योगिकी या संस्कृति के जरिए उसकी समन करना, उसकी तैयारी करना, उससे प्रतिरोध यानी लड़ने, उसमें बाधा बनाना, उसको कम करना, इन सब चीज़ों से निपटने में सक्षम बनाती है, उसकी कल्पना करती है डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी एक्ट 2009। सिविल सोसाइटी को शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना, यानी जो भी हमारे आपदा आ रहे हैं तो नेशनल पॉलिसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2009 की क्या क्या प्रमुख बातें हो सकती हैं, इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, उन सब चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो इसकी प्रमुख बातें निम्न हैं। पहला, सब जगह की तरह वही है, हमको आपदा प्रबंधन करना है कि रोकथाम, उसको कम करना एवं पूर्व तैयारी के लिए समग्र एवं क्रियाशील दृष्टिकोण बनाना है। यानी अगर कोई भी आपदा आ रहा है तो उसकी हमको पहले से प्रिपरेशन करनी है, यानी कोई भी आपदा आ जाएगा तब प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करनी है, आपदा आने से पहले ही हर एक चीज़ का प्रिपरेशन होना चाहिए। आपदा को कैसे कम करना है, एकदम रोक कैसे देना है, इन सब के बारे में नीति बनाना। केंद्र व राज्य सरकारों का प्रत्येक मंत्रालय एवं विभाग आपदा संवेदनशीलता में कमी और पूर्व तैयारी से संबंधित विशिष्ट योजनाओं पद्धतियों के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था करना। यानी हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय और विभाग इस पर पहले से जो तैयारी में खर्च लग रहा है और किसी चीज़ की कमी है, उन सब योजनाओं, उन सब पद्धतियों को सुनिश्चित करें और उसकी व्यवस्था कराएं। तीसरा क्या है मेरे दोस्तों, जहां बहुत सारी परियोजनाएं पंक्ति में है, यानी परियोजनाएं का मतलब बहुत सारे, जैसे जल योजना, वायु योजना, ठीक है, ये सब परियोजनाएं हैं, वहां आपदा न्यूनीकरण से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई परियोजना वहाँ पे चल रहा है, मान लो कोई डैम बना के आप बिजली वहाँ बना रहे हो और वहाँ आपदा आने वाली है, तो पहले उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दें, पहले से जारी परियोजनाओं और योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण उपाय को समाहित किया जाए। और दूसरी परियोजना कि वहाँ पे कोई पहले से आपदा प्रबंधन को लेकर के कोई योजना चल रही है तो उसको प्राथमिकता दें, और जो पहले से जारी परियोजना है, ठीक है, उसको भी लेकर चलें और इस वाली योजना को लेकर के आप आपदा को कम करें, ठीक है। अगला है
आपदा खतरों से संबंधित क्षेत्रों की प्रत्येक परियोजना में न्यूनीकरण उपाय का समावेश, यानी कोई सा ऐसा क्षेत्र जहां वो हमेशा संवेदनशील है, खतरे में भरा हुआ है, तो उसको हम पहले रखेंगे पहले पॉइंट पे, और उनको उपाय में समावेश करें और आवश्यक विचारणीय विषय होगा, यानी वहाँ उस पर ज़्यादा आपको विचार करने की आवश्यकता है। परियोजना रिपोर्ट में यह स्पष्ट वर्णन होगा कि परियोजना किस प्रकार से आपदा संवेदनशीलता एवं कमजोरियों को कम करने उपायों को संबोधित करेगी। यानी जो भी हम मैनेजमेंट यहाँ पर कर रहे हैं उसमें हमको ये साफ कर देना होगा कि कहाँ कहाँ हमारा वीक पॉइंट है, ठीक है, कहाँ कहाँ हमारा वीक पॉइंट है, उस पॉइंट पे ज़्यादा हमको काम करके अपने काम को निपटारा करना है। राष्ट्रीय स्तर पर नियमित क्षेत्र यानी कॉरपोरेट सेक्टर और सरकारी संगठनों एवं मीडिया के साथ घनिष्ठ संबंध आप स्थापित करते हुए आपदा रोकथाम तथा संवेदनशील कमजोरियों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी हम गवर्नमेंट का भी सहारा लेंगे, प्राइवेट सेक्टर का भी सहारा लेंगे, मीडिया का भी सहारा लेंगे, जिससे मीडिया क्या किया कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सामने लोगों को शेयर कर रही है, फिर गवर्नमेंट उस पर एक्शन करेगी। तो इस तरीके से आपके नेशनल लेवल पर किसी भी रोकथाम को किया जाता है। और भी हमारे इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बट कोई नहीं, हम इन सबको फटाफट से कवर करेंगे। चलिए, एक संयोजित एवं त्वरित कार्यवाही के लिए संस्थागत ढांचा एवं उचित आदेश श्रृंखला का निर्माण और आपदा प्रबंधकों के लिए एक समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा आपदा प्रबंधन वहाँ पे काम कर रहा है, स्ट्रक्चर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको लेकर के एक कमांड चेन बनाया जाए, ठीक है। यानी यहाँ का एक हेड होगा और उसके अंतर्गत सारा कुछ लोग होंगे, ठीक है, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जितने भी लोग हैं तो उनको ट्रेनिंग दिया जाए, इसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। क्षमता निर्माण के उपायों के लिए योजना एवं तैयारियों की संस्कृति प्रत्येक स्तर पर निर्मित किया जाए। यानी उस चीज़ को सांस्कृतिक तौर पर भी कैसे कहाँ पर क्या हो पाएगा उस चीज़ को भी देखा जाए। अगला है, विशिष्ट प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर केंद्र सरकार से संबंधित विभागों में मानक संचालन कार्य प्रणाली SOP और आपदा प्रबंधन कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सीधा सा कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित जो भी विभाग हैं इस कार्य योजना में हाथ बटाएंगे, यानी निर्माण करेंगे। कंस्ट्रक्शन डिजाइन उपयुक्त भारतीय मानकों के अनुसार होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बाढ़ प्रबंधन से कुछ बना रहे हो तो वो भी कंस्ट्रक्शन जो वहाँ पे करोगे वो आपके इंडियन डिजाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब वो चाहे भूकंप जोन में आने वाले सभी जीवनदायी इमारतें, लाइफलाइन बिल्डिंग, अस्पताल, स्टेशन, एयरपोर्ट, टावर्स, बस स्टेशन, मुख्य प्रशासनिक भवन आदि का आकलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उनका संरचना जो है सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। यानी एक होता है ना लाइफलाइन बिल्डिंग, आपने एक प्राथमिक विद्यालय में गए होंगे तो भूकंप रोधी कक्ष लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा होगा, मैं भी था, भूकंप रोधी कक्ष होता है, ठीक है, वो हर जगह पर होता है। तो उसका स्ट्रक्चर जो है समय समय पर सुदृढ़ीकरण कराया जाए, ठीक है। वर्तमान में सभी राज्यों में लागू रिलीफ नियमावली को बदला जाएगा और उन्हें आपदा प्रबंधन नियमावली में विकसित किया जाएगा। तो जो भी रिलीफ नियम है उस चीज़ को ख़त्म करके मैनेजमेंट वाले नियम को लागू किया जाएगा। यानी अब जो भी आपातकालीन सेवा लगी है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। कार्य योजना निर्माण पद्धति को संस्थागत करके न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपदा के खतरों एवं अस्थायी प्रभावी रूप से कम करने के लिए सामुदायिक भागीदारी एवं जागरूकता का निर्माण पर, यानी हम एक दूसरे को जागरूक करेंगे। महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी उनको बचाने के कार्य में, ठीक है। और जो भी खतरा आ रहा है, ठीक है, उसको कैसे हमको कम करना है, इन सब के ऊपर पूर्व तैयारी पर ध्यान दिया जाएगा। अब अगला हमारा है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसे हम कहेंगे NDRE। क्या? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी इसे हम कहते हैं NDRF, ठीक है। क्या कहेंगे? NDRF, ठीक है। ये कब लागू हुआ? 2 जनवरी 2020 को केंद्रीय महामंत्री ने महाराष्ट्र ने नागपुर जिले में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की आधारशिला रखी। कहने का मतलब ये है
कि जैसे आपने देखा होगा कहीं पे भी मान लो केदारनाथ में बादल फट गया और लोगों को बचाने का काम शुरू हो गया, तो उसके लिए एक ऐसी फोर्स शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत हमारे फोर्स लोग रहेंगे और उनको आपदाओं के लिए क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो भविष्य में विश्व स्तरीय एकेडमी में विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये आपका एनडीआरएफ के अंदर आता है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी का निर्माण 2 जनवरी 2020 से महाराष्ट्र के नागपुर जिले से शुरू हुआ। इस एकेडमी के निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपए लागत वर्ष 2012 में 153 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, इस पर्सन के अंतर्गत कुछ छोटी पहाड़ियों और नदी की एक धारा भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे छोटी पहाड़ियों और नदियों की धारा को लिया गया जहाँ पर आपके ट्रेनिंग वगैरह को कराया जा सके। ठीक है, इस एकेडमी में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के सदस्यों के साथ स्वयं सेवियों को भी विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो जो भी आर्मी की फोर्सेज हैं और ये जो हैं इन सबको क्या किया जाएगा, वहाँ पर आपके जो भी फोर्सेज हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के एकेडमी के निर्माण के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस एकेडमी में भारत के साथ साथ विश्व के कई अन्य देशों के आपदा प्रबंधन दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी विश्व स्तरीय कोई अन्य देशों के आपदा भी आ रहे हैं तो उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही परिसर में भविष्य के लिए आतंकी खतरों, रासायनिक हमलों आदि से निपटने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर मान लो आतंकी कोई खतरा हो रहा है या आपका रासायनिक हमला हो रहा है, कोई जैसे भोपाल गैस त्रासदी है, तो उन सब से भी लड़ने के लिए दिया जाएगा, मतलब उन सब से लड़ने के लिए, निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के अनुसार अनुमानतः अगले 5 वर्षों में इस अकेडमी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यानी ऐसा कोई भी डेटा तो नहीं आया है, चेक करना पड़ेगा डेटा। तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल डेट दिया है तो इनका काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, अब अगला आता है नेशनल, एनडीआरएफ हो गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, अब डीडीआरएफ है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एनडीआरएफ के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, एनडीआरएफ के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, वर्ष 2006 में अधिनियम के तहत 6 बटालियनों के साथ एनडीआरएफ की स्थापना की गई। वर्तमान में एनडीआरएफ में 12 बटालियन हैं, जिसे बीएसएफ और सीआरपीएफ से 3-3 और सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी से 2-2 बटालियन हैं। प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। अपनी स्थापना के बाद से एनडीआरएफ ने अपनी कार्यकुशलता से देश विदेश में प्रशंसा प्राप्त की है। तो जो भी एक्ट 2005 के तहत 6 बटालियन एनडीआरएफ की स्थापना की गई, उसमें आपके 12 बटालियन इसमें हो गए हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ है, एसएसबी के जवान हैं। ठीक है, तो इनमें आपदा से निपटने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये लोग। ठीक है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा में ये त्वरित सहायता प्रदान करेंगे। राहत बचाव कार्यों में जुटी अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच में क्या करेंगे, ये समन्वय स्थापित करेंगे। आपदा क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना एवं राहत सामग्री का वितरण करना। पिछले कुछ वर्षों में एनडीआरएफ वैश्विक स्तर पर अग्रणी आपदा प्रबंधन बल के रूप में उभरा है। यानी आपदा मैनेजमेंट को लेकर के ही एनडीआरएफ ऊपर आ चुका है। अब आपदा प्रबंधन में भारत की भूमिका। अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्रदान करने के साथ साथ भारत विभिन्न देशों में सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ठीक है, विभिन्न देशों से सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सार्क क्षेत्र में आपदा प्रबंधन कर्मियों के प्रशिक्षण केंद्र माना गया है। यानी यहाँ पर बाहर के लोग भी प्रशिक्षण ले पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनडीआरएफ। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी आपके एनडीआरएफ को देख लिया था, जिसे हम कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। फिर हमने देखा कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सिलेबस के अंदर आया है और जो कि मेरे नोट्स के अंदर नहीं है, तो तुरंत हमने इस चीज़ को तैयार किया आप लोगों के लिए कंटेंट, और फिर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। फाइल सेक्शन में यानी जहाँ पे पीडीएफ है उसमें इस चीज़ को डाल देंगे। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, एनडीआरएफ जो है ऑल इंडिया के लिए है। ठीक है, और स्टेट के लिए आता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। काम सबका एक ही है। जो एसडीआरएफ का गठन है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात एनडीएमए के दिशा निर्देश के अनुसार होता है।
एसडीआरएफ क्या करता है, भारत के प्रत्येक राज्य की एक विशेष आपदा राहत और बचाव बल है। यानी राज्य के कोई बड़ा पोर्शन जहाँ पे कोई बाढ़ वगैरह आ रही है तो वहाँ पे एसडीआरएफ का काम होगा, और जो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के समय लोगों की मदद करता है। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है? आपदा के समय बचाव कार्य करना, बाढ़ हो, भूकंप हो, भूस्खलन हो, फंसे हुए लोगों को क्या करना, सुरक्षित निकालना, प्राथमिक चिकित्सा और राहत देना, खोज और बचाव अभियान, यानी अगर कोई पानी में डूब गया है तो उसका खोज करना और बचाव करना। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब स्टार्टिंग में आपको प्रोसीड किया जाए कि आपकी डेथ ना हो जाए। ठीक है। स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों की मदद करना, जो वहाँ पे पुलिसकर्मी वगैरह काम कर रहे हैं तो उनकी ज़्यादातर हेल्प करना। एसडीआरएफ बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन इन सब में काम करती है। ठीक है। अब आता है डिस्ट्रिक्ट। जैसे आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स था, वो नेशनल लेवल पर था। उसके बाद आया आपका स्टेट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट जिसे हम कहते हैं डीडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये जिले के स्तर पर काम करता है। ठीक है। डीडीआरएफ जिला स्तर की आपदा प्रबंधन और राहत टीम होती है। किसी भी आपदा अगर जिला में आ रही है, बाढ़, भूकंप, आग, इन सब समय जिले में तुरंत बचाव और राहत का कार्य कौन करता है? डीडीआरएफ। मुख्य कार्य क्या है? आपदा के समय तुरंत राहत और बचाव कार्य करना, तुरंत से आपको पहुंचना है वहां पर, जिला स्तर पे है तो, और घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, हॉस्पिटल पहुंचाना। आपको फर्स्ट एड देने का भी काम इनका ही है, यानी प्राथमिक चिकित्सा भी दे सकते हैं क्योंकि इनके पास ट्रेनिंग इस तरीके से कराई जाती है। और जिला प्रशासन की आपदा प्रबंधन में मदद करना, यानी जो भी जिला मैनेजमेंट वहाँ पे एसपी, डीएसपी, कलेक्टर काम कर रहे हैं उन सब की हेल्प करना। अब आ जाता है एक सिलेबस में केस स्टडी। कोविड-19 की केस स्टडी ऐसा कोई भी मेरा प्यारा साथी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, भले वो डिप्लोमा 2026 में कर रहा है, लेकिन कोविड-19 के बारे में वो भली भांति परिचित है। ठीक है। तो कोविड-19 की स्टडी को मुझे नहीं लगता कि किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। भूकंप 2001 गुजरात भूकंप। फायर फाइटिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। उपहार सिनेमा में फायर फाइटिंग हो गया था 13 जून 1997 को। थंडर स्टॉर्म 2018 में आया था उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। डस्ट स्टॉर्म था पूरा, पेड़ पौधे गिर गए थे। लाइटनिंग हुई थी जून जुलाई 2020 में बिहार और झारखंड में। तो आपके लिए दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 और अर्थक्वेक। ठीक है। इन दोनों की केस स्टडी बहुत बड़ी है। आप इसको एनिमेशन की मदद से, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हैं, पॉलिटेक्निक वालों की नहीं, आपको खुद से इसको स्टडी करना है। इस सब के आपको न्यूज कटिंग पढ़ने हैं। ठीक है। न्यूज कटिंग, तो आपको इन सब की केस स्टडी के बारे में पता चल जाएगा कि 100 लोग मरे थे, इसमें 100 लोग जैसे मरे, इसमें भी 100 लोग मरे, इसमें 50 लोग मरे, इसके अंदर भी लगभग 100 लोग मरे। ठीक है। फायर फाइटिंग में तो 59 लोग मरे थे, इसमें 100 लोग मरे थे। ठीक है। तो डेट वगैरह हमने लिख दी है, आपको इन्हीं के बारे में केस स्टडी करना है, और ये आपका सेल्फ टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी पढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये फाइनली आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो कि क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब हम किसी और सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग।